Brought to you by Adda 24/7 and Himalaya Pure Hands. जब जॉब चाहिए सरकारी तो इंडिया करे अड्डा 24/7 पर तैयारी। अड्डा 24/7 इंडिया नंबर 1 गवर्नमेंट जॉब प्रिपरेशन ऐप। नमस्ते, सौरभ नाम है हमारा और आप देखना शुरू कर चुके हैं दी लल्लन टॉप शो। चुनाव, लोकतंत्र का त्योहार। चुनाव हर 5 साल में आने वाला जनता का अधिकार। फिर से चुनावों की वापसी हो गई है। सुबह सुबह ही ब्रेकिंग की पट्टियों ने मुनादी कर दी। चुनाव आयोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाला है। वक्त मुकर्रर हुआ दोपहर के 3 बजे। पहले कहा गया कि हिमाचल और गुजरात दोनों के चुनाव की घोषणा हो सकती है। एक बजते बजते ये साफ हो गया कि सिर्फ हिमाचल प्रदेश की तारीखों का ऐलान होगा। एक सवाल लोगों के मन में हो सकता है कि जब दोनों राज्यों के नतीजे एक साथ घोषित होते हैं तो चुनाव एक साथ क्यों नहीं होता। कुछ कह रहे हैं कि गुजरात में पीएम मोदी की अभी कुछ रैलियां होनी है, कुछ कह रहे हैं कि तैयारी पूरी नहीं हुई है। क्या है पूरा सच, शो में बात इसी पर करेंगे। मगर शो शुरू करने से पहले एक ज़रूरी बात, 15 अक्टूबर को ग्लोबल हैंड वॉशिंग डे है। अपनी और अपनों की सेहत की सलामती चाहते हैं तो जान लीजिए हाथ धोना बेहद ज़रूरी है। इसलिए हाथों की धुलाई भी कड़ाई भी दोनों ज़रूरी हैं। और एक दूसरे की धुलाई के लिए तैयार तो राजनीतिक दल भी हो चुके हैं। रैलियों का दौर फिर से चल निकला है। नेता क्या कह रहे हैं उससे पहले ये जान लीजिए चुनाव आयोग ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कहा। The gazette notification would be 17th October. The election would be in one phase. Last date for nomination would be 25th October, that is Tuesday. Date for scrutiny would be 27th. Last date for withdrawal would be 29th. And date of poll 12th November. And date of counting 8th December. And the entire process is completed by 10th of December. तो इसी के साथ तारीखें तय हो गई। हिमाचल प्रदेश की सभी 68 विधानसभा सीटों पर एक ही चरण में 12 नवंबर को चुनाव होगा। 8 दिसंबर को नतीजे घोषित किए जाएंगे। उम्मीदवार के लिए नामांकन की आखिरी तारीख 25 अक्टूबर है। 29 अक्टूबर तक उम्मीदवार अपना नाम वापस ले सकते हैं। बहुत संभव है कि गुजरात चुनाव के नतीजे भी 8 दिसंबर को ही आ जाएं, क्योंकि पिछली बार भी दोनों राज्यों के नतीजे साथ घोषित हुए थे। कुछ लोग कह रहे हैं कि भाई गुजरात में चुनाव क्या लेट होंगे। ऐसा नहीं है, क्योंकि पिछली बार भी साथ ही रिजल्ट आए थे। तो उम्मीद की जा रही है कि 8 दिसंबर से पहले ही गुजरात के चुनाव भी हो सकते हैं। बाकी हिमाचल में चुनाव पहले इसलिए हो रहा है क्योंकि 15 नवंबर के बाद 3 सीटों पर चुनाव संभव नहीं है। कौन सी 3 सीटें? भरमौर, लाहौल स्पीति और किन्नौर। ये तीनों हिमाचल के दुर्गम इलाके हैं। इन इलाकों में जाने वाले दर्रे भारी बर्फबारी की वजह से 15 से 20 नवंबर तक बंद हो जाते हैं। रोहतंग पास, बारालचा पास और काछिलो पास जैसे रास्तों पर 20-20 फुट की बर्फ जमा हो जाती है। इसलिए हिमाचल का चुनाव पहले होगा। हिमाचल में फिलवक्त चुनावी हवा किसके पक्ष में है, कौन आगे चल रहा है, इस पर आएंगे। मगर हिमाचल में चुनाव की बात होती है तो हमें याद आता है देश में हुआ पहला चुनाव। थोड़ा इतिहास भी दुरुस्त कर लेते हैं। वो चुनाव किसने कराया? सुकुमार सेन। प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करते हैं तो ये नाम नोट कर लीजिए। 1950 में चुनाव आयोग के गठन के बाद देश के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त बनाए गए। देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित नेहरू चाहते थे कि चुनाव 1951 के बसंत में ही हो जाएं, लेकिन जिस व्यक्ति के जिम्मे ये काम था वो शायद अभी इसके लिए तैयार नहीं था। देश में पहली बार चुनाव होना था तो तैयारियां ज़रूरी थी। मसलन मतदाता सूची तैयार करना, मतदान पत्र बनाना, बूथ निर्धारित करना, एक लंबा और पेचीदा प्रोसेस। 1 साल के भीतर सुकुमार सेन के नेतृत्व में ये सब कर लिया गया। एक साथ देश भर की कुल 4500 सीटों पर चुनाव होना था, जिसमें 500 लोकसभा थी। 2,24,000 से ज़्यादा बूथ बनाए गए। तो क्या सब जगह चुनाव एक साथ हुए? नहीं। ठंड और बर्फबारी को ध्यान में रखते हुए हिमाचल प्रदेश में चुनाव पहले करा लिया गया, जैसे इस बार कराया जा रहा है। लेकिन तब का हिमाचल और अब के हिमाचल से काफ़ी अलग और छोटा था। आज़ादी से पहले हिमाचल में 31 छोटी छोटी रियासतें थीं। 1948 तक सभी रियासतों ने खुद को भारत में मिला लिया। एक सहमति बनी कि एक हिमाचल प्रदेश के नाम का पहाड़ी राज्य बना दिया जाए। उस राज्य का नियंत्रण केंद्र के पास हो और 31 छोटी बड़ी रियासतें उसका हिस्सा हों। आज के भूगोल में समझें तो उस वक्त सिर्फ 4 जिले, चंबा, मंडी, महासू और सिरमौर। अब ये महासू कौन सा जिला है? उस वक्त शिमला के आसपास के इलाके को जिले के तौर पर जो नाम दिया गया वो था महासू। 1952 के पहले विधानसभा चुनाव में हिमाचल में सिर्फ 36 सीटें थीं। 24 पर कांग्रेस जीती और यशवंत सिंह परमार उस 24 सदस्यीय विधायक दल के नेता बनकर पहले मुख्यमंत्री बने।
फिर आता है साल 1954, हिमाचल का आकार बढ़ने लगा, बिलासपुर रियासत को भी हिमाचल में मिला दिया गया। विधानसभा की संख्या 36 से बढ़कर 41 हो गई। फिर आया 1956, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अलग अलग राज्यों की भाषाई आधार पर, क्षेत्रीय आधार पर जो मांग चल रही थी उस पर विचार के लिए राज्य पुनर्गठन आयोग बनाया था। आयोग ने कई सिफारिशें की, उसमें से एक ये कि छोटे राज्यों को या तो बगल के बड़े राज्यों में मिला दिया जाए या फिर केंद्र शासित प्रदेश बना दिया जाए। अपना हिमाचल प्रदेश भी इसी कैटेगरी में था, तो तय हुआ कि इसको एक केंद्र शासित प्रदेश बना दिया जाए। जब ऐसा हुआ तो विधानसभा थी उसको खत्म कर दिया गया। उसकी जगह एक टेरिटोरियल काउंसिल बनाई गई जिसका मुखिया एक चेयरमैन होता था। मगर 1962 आते आते ये मांग उठने लगी कि जो टेरिटोरियल काउंसिल बना दी गई है उसे भंग किया जाए, विधानसभा को वापस बहाल किया जाए। केंद्र ने हिमाचल की बात मान ली, एक एक्ट पारित हुआ, टेरिटोरियल काउंसिल को ही विधानसभा में कन्वर्ट कर दिया गया। 1963 में यशवंत सिंह परमार फिर से हिमाचल के मुख्यमंत्री बन गए, लेकिन हिमाचल प्रदेश अब भी पूर्ण राज्य नहीं बना था। हाँ, हिमाचल के ज़िले ज़रूर बढ़ने लगे थे। 1966 में जब पंजाब से अलग होकर हरियाणा राज्य बना, उसी वक्त पंजाब में बहुत से पहाड़ी इलाके थे जिन्हें पंजाब हिल्स कहा जाता। कुछ लोगों को ये जानकर आश्चर्य हो सकता है कि कुल्लू, मनाली, लाहौल स्पीति, शिमला के कुछ हिस्से तब पंजाब का हिस्सा थे। इन्हें जोड़कर हिमाचल में मिला दिया गया। विधानसभा का आकार बढ़कर मौजूदा स्थिति यानी 68 पर पहुंच गया। अगले चुनाव में कांग्रेस इसी वादे के साथ लड़ी कि हिमाचल को पूर्ण राज्य का दर्जा दिलाएंगे। दिसंबर 1970 में संसद से स्पेशल एक्ट पारित हुआ और जनवरी 1971 में शिमला के रिज मैदान की रैली से इंदिरा गांधी ने हिमाचल के पूर्ण राज्य होने का ऐलान कर दिया। यह हमने मोटा माटी आपको हिमाचल का शुरुआती इतिहास बता दिया। इसके बाद राज्य के रूप में हर 5 साल पर चुनाव होते चले गए। बीच में एक आध बार राष्ट्रपति शासन भी लगा। दिलचस्प बात जानते हैं, आज़ादी को इतने बरस हो गए लेकिन हिमाचल ने मुख्यमंत्री के रूप में सिर्फ 6 चेहरों को ही देखा है। पहले यशवंत सिंह परमार, कुछ वक्त तक ठाकुर रामलाल। 1970 में पहली बार कांग्रेस हिमाचल की सत्ता से बाहर हुई तो शांता कुमार पहले गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री बने। लंबे वक्त तक बीजेपी के चेहरा रहे। 1990 के बाद लड़ाई 2 नेताओं की इर्द गिर्द ही रही। कांग्रेस के वीरभद्र सिंह जो 6 दफे मुख्यमंत्री रहे और बीजेपी के प्रेम सिंह धूमल 2 दफे। फिलवक्त बीजेपी के जयराम ठाकुर मुख्यमंत्री हैं और उनके सामने है एक दिलचस्प इतिहास। 1985 से हिमाचल की यह रवायत रही है कि एक बार कांग्रेस की सरकार बनती है, दूसरी बार बीजेपी की। 2012 में 36 सीटें लाकर कांग्रेस ने सरकार बनाई थी। 42% से ज़्यादा वोट मिले थे। 2017 का चुनाव मोदी एरा में हुआ, बीजेपी ने बम्पर जीत हासिल की। सीटें आई 44। कांग्रेस के वीरभद्र सिंह का औरा महज 21 सीटों पर सिमट कर रह गया। मगर इस बार चुनाव अलग हैं। बुशहर रियासत के राजा रहे वीरभद्र सिंह का निधन हो चुका है। कांग्रेस कई धड़ों में बटी हुई है। प्रेम सिंह धूमल की सियासत भी ढलान पर है, मगर प्रत्यंचा भी छोड़ी नहीं है। जयराम ठाकुर से तेहर बीजेपी में भी कई खेमे हैं। आम आदमी पार्टी भी जोर आजमाइश में लगी हुई है। इस साल प्रधानमंत्री मोदी 4 बार हिमाचल जा चुके हैं। केजरीवाल भी 5 दफे दौरा कर चुके हैं। आज प्रियंका गांधी भी हिमाचल के सोलन पहुंची थी। सुनिए क्या कहा। बहुत लोगों ने आलोचना की, उसमें कई ऐसे नेता हैं जो भाजपा में भी हैं। उस समय बहुत आलोचना हुई कि ये प्रदेश बना तो दिया इन्होंने, ये चलेगा कैसे, पैसा कहां से आएगा, आगे कैसे बढ़ेगा ये प्रदेश। लेकिन इंदिरा जी पीछे नहीं हटी। वो इसलिए पीछे नहीं हटी क्योंकि वो आपके हौसले को, आपके हुनर को पहचानती थी, उसका सम्मान करती थी। उनको मालूम था कि ये प्रदेश आप चलाएंगे। प्रियंका गांधी हिमाचल की जनता को इतिहास याद दिला, इतिहास दोहराने की कोशिश में है। हिमाचल से कांग्रेस को उम्मीदें इसलिए भी हैं क्योंकि हिमाचल प्रदेश में 2021 के नवंबर में उपचुनाव के नतीजे घोषित हुए। 3 की 3 विधानसभा सीटों पर कांग्रेस ने जीत दर्ज की। अर्की और फतेहपुर सीट पहले से ही कांग्रेस के पास थी। शिमला जिले की जुब्बल कोटखाई सीट भी कांग्रेस ने बीजेपी से छीन ली। बीजेपी उम्मीदवार तीसरे नंबर पर चले गए। बताया गया कि बीजेपी यहां आपसी कलह का शिकार हो गई। सामान्यतः उपचुनाव की परिपाटी ये होती है कि उसे सत्ताधारी पार्टी ही जीतती है। यहाँ उल्टा हुआ। न सिर्फ विधानसभा उपचुनाव में हार हुई, मंडी लोकसभा सीट भी बीजेपी के हाथ से निकल गई। पूर्व सीएम वीरभद्र सिंह की पत्नी और कांग्रेस नेता प्रतिभा सिंह ने बीजेपी के खुशहाल ठाकुर को हरा दिया।
ये बीजेपी के लिए खतरे का संकेत रहा। मंडी सीट विधानसभा के लिहाज से भी महत्वपूर्ण है। हिमाचल के कांगड़ा के बाद सबसे ज़्यादा 10 सीटें मंडी जिले में हैं। मगर ये नहीं भूलना चाहिए कि बीजेपी के केंद्र में फिल वक्त नरेंद्र मोदी हैं। मोदी संगठन के दौर में हिमाचल के प्रभारी रह चुके हैं। 1998 में कांग्रेस 2 सीट कम आने के बावजूद बीजेपी की सरकार बनाने में वो सूत्रधार रहे हैं। और ये बात भी तथ्य है कि मोदी के दौर में कई इतिहास बने और बिगड़े हैं। तो फिर इंतजार कीजिए चुनाव के बाद नतीजों का। तो ये थी बड़ी खबर। अब सुर्खियां। पहली सुर्खी उत्तर प्रदेश से है। ज्ञानवापी मस्जिद में मिली विवादित आकृति की कार्बन डेटिंग कराने की मांग खारिज हो गई है। वाराणसी जिला अदालत ने इस याचिका पर आज फैसला सुनाया। मां श्रृंगार गौरी की पूजा की अनुमति मांगने वाली 5 महिलाओं में से 4 ने जिला अदालत से कार्बन डेटिंग की मांग की थी। एक महिला याचिकाकर्ता राखी सिंह ने इसका विरोध किया था। मुस्लिम पक्ष की तरफ से इस याचिका का विरोध किया जा रहा था। फैसला आने के बाद कार्बन डेटिंग की मांग करने वाले पक्ष ने सुप्रीम कोर्ट जाने की बात कही है। पूरा मामला समझाने के लिए थोड़ा पीछे चलते हैं। दरअसल अगस्त 2021 में 5 महिला हिंदू श्रद्धालुओं ने वाराणसी कोर्ट में एक याचिका दायर कर ज्ञानवापी मस्जिद के भीतर मां श्रृंगार गौरी और अन्य हिंदू देवी देवताओं की पूजा करने की अनुमति मांगी। अप्रैल 2022 में जिला अदालत ने मस्जिद परिसर का वीडियो सर्वे कराने का आदेश दिया। मई 2022 में मस्जिद का वीडियो सर्वे शुरू हुआ। 16 मई को सर्वे में शामिल हिंदू पक्ष के वकीलों ने दावा किया कि उन्होंने मस्जिद के वजू खाने में एक बड़ा शिवलिंग देखा है। हिंदू पक्ष के वकीलों ने पत्थर की जिस आकृति को शिवलिंग बताया उसके मस्जिद की इंतजामिया कमेटी ने फव्वारा होने का दावा किया। दूसरी सुर्खी में बात पराठों की। गुजरात में रेडी टू कुक पराठों पर 18% जीएसटी देना होगा, जबकि रोटियों पर पहले की तरह 5% जीएसटी लगता रहेगा। रेडी टू कुक यानी पैकेट बंद पराठे, ऐसे पराठे जिन्हें आप मार्केट से लाकर कुछ दिन फ्रिज में रखकर बना के गर्म करके खा सकते हैं। ऐसे पराठे बनाने वाली अहमदाबाद की एक कंपनी ने गुजरात एपीलेट अथॉरिटी ऑफ एडवांस रूलिंग यानी AAR में याचिका लगाई थी। कंपनी का कहना था कि वे मिक्स आलू, प्याज आदि 8 अलग तरह के पराठे बनाते हैं, जिसे बनाने के लिए आटा, तेल, सब्जी का इस्तेमाल होता है। इसे लोग घर ले जाकर गर्म करके खा सकते हैं। इसे रोटी की श्रेणी में आना चाहिए। कंपनी ने इसके लिए पिज्ज़ा ब्रेड का भी उदाहरण दिया। कहा कि पिज्ज़ा ब्रेड और टोस्ट ब्रेड भी गर्म करके खाया जाता है और इस पर भी 5% जीएसटी लगता है। जीएसटी की अपीलेट अथॉरिटी RRR के 2 सदस्यों वाली बेंच ने मामले को सुना और अपने फैसले में कहा कि रोटी का चपाती रेडी टू कुक पराठों के साथ उनके साथ नहीं गिना सकता। रोटी बनाने में केवल आटे और पानी का इस्तेमाल होता है। ये रेडी टू ईट होता है, जबकि पैकेट बंद पराठे रेडी टू कुक होते हैं। इसे खाने से पहले 3-4 मिनट गर्म करने की ज़रूरत होती है। इसमें पानी और रोटी के अलावा और भी चीज़ें इस्तेमाल होती हैं। इसे रोटी की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता है। RRR का फैसला आया तो विपक्षी दलों ने सरकार पर निशाना साधा। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भी महंगाई, बेरोजगारी के साथ साथ पराठों पर 18% जीएसटी पर घेर लिया। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट करते हुए कहा, खाने पीने की चीज़ों पर भी तो अंग्रेज़ों ने भी टैक्स नहीं लगाया था। आज देश में महंगाई का सबसे बड़ा कारण केंद्र सरकार द्वारा लगाया जा रहा इतना ज़्यादा जीएसटी है। इसे कम करना चाहिए और लोगों को महंगाई से छुटकारा दिलवाना चाहिए। तीसरी सुर्खी बॉम्बे हाईकोर्ट से है। प्रतिबंधित माओवादी पार्टी से संपर्क रखने के आरोप में पिछले 8 बरस से जेल में बंद दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर GN साईं बाबा को बॉम्बे हाईकोर्ट ने सभी आरोपों से बरी कर दिया है। अदालत ने सरकार को आदेश दिया है कि साईं बाबा को तुरंत जेल से रिहा किया जाए। प्रोफेसर साईं बाबा के अलावा 5 और अभियुक्तों की रिहाई का आदेश दिया गया है। उन्हें महाराष्ट्र की एक निचली अदालत ने 2017 में सजा सुनाई थी। इसके साथ ही निचली अदालत के फैसले और उम्र कैद की सजा को चुनौती देने वाली उनकी याचिका पर सुनवाई की मंजूरी भी दे दी गई है। इंडिया टुडे से जुड़ी विद्या की रिपोर्ट के मुताबिक बॉम्बे हाईकोर्ट की नागपुर बेंच ने कहा है कि अगर GN साईं बाबा किसी और मामले में बंद नहीं है तो उन्हें तुरंत जेल से रिहा किया जाए। प्रोफेसर साईं बाबा और बाकी लोगों पर माओवादियों से संबंध रखने के अलावा देश के खिलाफ युद्ध शुरू करवाने वाली गतिविधियों में शामिल होने का आरोप था। जांच अधिकारियों ने IPC की धाराओं के साथ गैरकानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम यानी कि UAPA के प्रावधानों के तहत साईं बाबा और बाकी लोगों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की थी। अगली सुर्खी की ओर चलते हैं। केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने आज आरोप लगाया है कि गोपाल इटालिया ने अरविंद केजरीवाल के इशारे पर PM मोदी और उनकी मां पर आपत्तिजनक टिप्पणियां की हैं। सुनिए। अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी के सर्वे सर्वा है।
आम आदमी पार्टी का कोई भी नेता, कोई भी प्रवक्ता, कोई भी जनप्रतिनिधि बिना अरविंद केजरीवाल के डायरेक्शन, अरविंद केजरीवाल द्वारा सौंपा गया दायित्व, इसके बिना एक शब्द नहीं बोलता। तो आपको भले ही ये शब्द गुजरात के आम आदमी पार्टी के किसी कार्यकर्ता के लगते हों, आदेश लेकिन अरविंद केजरीवाल का है। ईरानी ने आगे कहा कि आपके नेताओं द्वारा पीएम मोदी की 100 वर्षीय मां हीराबा के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी करना पूरी तरह से अक्षम्य अपराध है, क्योंकि उनका राजनीति से कोई लेना देना नहीं है। वहीं दूसरी तरफ गोपाल इटालिया ने कहा कि बीजेपी सरकार ने महंगाई बढ़ाकर करोड़ों माताओं का अपमान किया है। इटालिया ने कहा कि उन्हें इसलिए निशाना बनाया जा रहा है क्योंकि वे पाटीदार हैं। आदरणीय स्मृतिबेन ईरानीए हमણાં એવી વાત કરી છે કે આપણા દેશના આદરણીય વડાપ્રધાનશ્રીની માતાનું અપમાન થયું છે। મારું એવું માનવું છે કે આદરણીય સ્મૃતિબેન અને વડાપ્રધાનશ્રીની સરકાર જે રીતે દેશભરમાં ચાલે છે અને એ સરકારે જે રીતે મોંઘવારીને બેફામ હદે વધારી છે, ગુજરાતના 6 કરોડ લોકોના જે પરિવારજનો છે એમની જે માતાઓ છે એમનું મોટું અપમાન થયું છે। આજે લાખો કરોડો માતાઓ ગેસનો જે ભાવ વધ્યો, શિક્ષણની મોંઘવારી વધી, પોતાના બાળકને ખવડાવી નથી શકતી। હજારો માતા પોતાના બાળકને ભણાવી નથી શકતી। હજારો માતા પોતાના બાળકને સારી સારવાર નથી અપાવી શકતી। આદરણીય વડાપ્રધાનશ્રીની માતાને મારા નમન છે, પણ કરોડો માતાઓ પોતાના બાળકોને પાલન પોષણ ન કરી શકે એટલી હદે કરોડો માતાનું અપમાન થાય છે। તો સ્મૃતિબેને માત્ર એક માં નહીં, કરોડો માં વિશે વિચારી અને મોંઘવારી ઓછી થાય, ભ્રષ્ટાચાર ઓછો થાય, ગુજરાતની અંદર માં પોતાના બાળકને સારું શિક્ષણ અપાવી શકે એના ઉપર પણ વિચાર। गोपाल इटालिया आम आदमी पार्टी की गुजरात इकाई के अध्यक्ष हैं। उन्हें कल यानी 13 अक्टूबर को पीएम मोदी के खिलाफ अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल करने के आरोप में महिला आयोग ने समन किया था। बीजेपी नेता तेजेंद्र पाल सिंह बग्गा ने एक वीडियो का हवाला देकर गोपाल इटालिया के खिलाफ कार्रवाई की मांग की थी। बग्गा ने आरोप लगाया था कि आपके गुजरात अध्यक्ष गोपाल इटालिया ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए अभद्र भाषा का प्रयोग किया है। राष्ट्रीय महिला आयोग ने बग्गा के आरोप का संज्ञान लेते हुए गोपाल इटालिया को समन किया था। कल यानी 13 अक्टूबर को गोपाल इटालिया महिला आयोग के कार्यालय आए थे, जहां से दिल्ली पुलिस ने उन्हें हिरासत में लिया था। हालांकि कुछ देर बाद पुलिस ने उन्हें छोड़ दिया। आखिरी सुर्खी रक्षा मंत्रालय से आई। भारतीय नौसेना ने परमाणु क्षमता वाली पनडुब्बी INS अरिहंत से आज एक सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल यानी कि SLBM का सफल प्रक्षेपण किया। रक्षा मंत्रालय ने इसे भारत की परमाणु प्रतिरोधक क्षमता के लिए अहम बताते हुए कहा कि INS अरिहंत द्वारा SLBM का सफल परीक्षण चालक दल की योग्यता को साबित करता है और यह हमारी पहले उपयोग न करने की प्रतिबद्धता को रेखांकित करता है। तो ये था आज का लल्लन टॉप शो। देखते रहिए लल्लन टॉप। शुभ रात्रि।